नमस्कार दोस्तों। हरियाणा चुनाव के लिए वोटिंग में अब चंद दिन बचे हैं, बल्कि कहें गिनती के दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार 4 दिन बाद खत्म हो जाएगा। अब सबकी नजर है कि क्या होने वाला है हरियाणा चुनाव, क्या नतीजों की दिशा क्या, अब तक जो प्रचार चल रहा है और बाकी अगले 3-4 दिनों में जो प्रचार आखिरी दौर में पहुंचना है, चरम पर पहुंचना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं हैं। कहा जा रहा है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की कुछ यात्राएं हैं, कुछ सभाएं हैं। हर पार्टी का अपनी अपनी की तरफ से आखिरी जोर आजमाइश का ये 3-4 दिन बचा है। तो उसके बाद क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे हैं जो जनता को जनादेश के लिए तैयार कर सकते हैं या जनता के मन को बदल सकते हैं, या किन मुद्दों के आधार पर जनता अपना फैसला करेगी, इसकी भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया, बीजेपी की तरफ से भी तमाम वादों की लिस्ट आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की कल, जहां मैं हूं अभी सिरसा में, यहां से 75 किलोमीटर दूर हिसार में सभा हुई है। और बता दूं कि हमारे साथ खास मेहमान है योगेंद्र यादव, जो लोकसभा चुनाव में लगातार हमारे साथ स्क्रीन पर, आप पहले दौर के चुनाव से लेकर आखिरी दौर के चुनाव तक लगातार लोकसभा चुनाव के मुद्दे और लोकसभा चुनाव के नतीजों की दिशा बताते रहे। खास तौर से हर वोटिंग के दिन उनसे हमने बात की, वोटिंग के पहले बात की, और एकदम एग्जैक्टली अगर प्रेडिक्शन अगर कहें तो सारे सर्वे एक तरफ, योगेंद्र यादव का आकलन एक तरफ, नतीजे आपके सामने आए। आज योगेंद्र यादव हमारे साथ फिर हैं। मैं हरियाणा के एक छोर पर हूं, जो राजस्थान और पंजाब की तरफ लगता हुआ छोर है, सिरसा में। और योगेंद्र यादव, जो मेरी जानकारी है, वो दक्षिण हरियाणा के दूसरे छोर पर हैं। मतलब हम जी दोनों हाँ। दो छोर पर, बीच में मेरे ख्याल से 250-300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, आप अभी कहाँ हैं योगेंद्र यादव जी आज? मैं गुड़गांव जिले में सोहना एक विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा क्षेत्र के नज़दीक नूहू, मेवात और गुड़गांव का जो बॉर्डर है, वहाँ मैं इंद्री गाँव के नज़दीक हूँ। ठीक है, तो योगेंद्र जी वहां हैं जहां से हरियाणा की सीमा शुरू होती है, और मैं जी, वहां हूं जहां हरियाणा की सीमा खत्म होती है, और उसके बाद यहां से पंजाब और राजस्थान लगता है। तो हम लोग दो छोर पर हैं, और इस बीच में पूरा हरियाणा है। कुछ हिस्से मैंने घूमे, कुछ हिस्से योगेंद्र यादव जी ने घूमे। हम दोनों शेयर भी करेंगे अपने अनुभव भी, अंदाजा भी, आकलन भी, और मुद्दे भी। मुद्दे बहुत अहम हैं कि आखिर वो क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर जो आकलन हम लोग कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग कर रहे हैं, विश्लेषक कर रहे हैं, पत्रकार कर रहे हैं, उन मुद्दों के आधार पर जो आकलन हो रहा है, तो वो मुद्दे क्या है। तो योगेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग पहली बार इस तरह से बातचीत के लिए बैठे हैं। फर्क यह है कि लोकसभा चुनाव में हम लोग कई बार भारत का नक्शा लेकर हमारे स्टूडियो में होते थे, लेकिन आज हम लोग काफी दूर, 250-300 किलोमीटर की दूरी पर बात कर रहे हैं, हरियाणा के दो छोर से। स्वागत है आपका योगेंद्र जी। शुक्रिया अजीत भाई। और अंतर ये भी है कि लोकसभा चुनाव में आपकी और मेरी ज़िम्मेवारी बन गई थी कि हमें चुनाव की भविष्यवाणी करनी थी, क्योंकि सारा मेनस्ट्रीम मीडिया देश को गुमराह कर रहा था। और ऐसे में आप जैसे पत्रकारों ने हिम्मत से, ईमानदारी से, साफ़गोई से इस देश की सच्चाई साथ में रखी, और आप सब लोगों के साथ मैं भी भागीदार बना, सौभाग्य था। अच्छी बात ये है कि इस बार कम से कम ये ज़िम्मेवारी आपके और मेरे कंधे पे नहीं है। उत्सुकता लोगों की रहती है। लेकिन इस चुनाव के बारे में, जैसा मैंने लोकसभा चुनाव के बाद ही कहा था आपको भी और सभी साथियों को, कान पकड़ के बोला था, भैया ये चुनावी सीटों की भविष्यवाणी मेरा काम नहीं है। मजबूरी में करना पड़ा था, और रोज़-रोज़ करूँगा नहीं। ना ये मेरा शौक है, ना मेरा धंधा, ना मेरी मजबूरी। एक राजनीति को समझना, राजनीति की दिशा को समझना, वो हमारा काम होना चाहिए, और मुझे खुशी है कि मैं उस नाते आपके साथ हूँ। पिछले 2-4 दिन में मैंने जो कुछ बोल दिया, उसको खामख़ा सेंसेशनल हेडलाइन लगा-लगा के लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कह दिया है। मैं सिर्फ़ वो बात कह रहा हूँ जो कॉमन सेंस है, जो आपने भी देखी, ज़मीन पे मैंने भी देखी है, जो हरियाणा की बिल्कुल न्यूनतम पॉलिटिकल कॉमन सेंस है। हम्म। तो पहले हम जरा मुद्दों की बात करते हैं योगेंद्र जी। जैसे पार्टियों के मैनिफेस्टो तो अपनी तरह से होते हैं, हर पार्टी बड़े बड़े दावे करती है। जैसे कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो मेरे सामने है, जिसमें कांग्रेस ने कहा 2 लाख नौकरियां देंगे, शिक्षक भर्ती के लिए बोर्ड बनेगा, 100 गज के प्लॉट देंगे, युवाओं के लिए कुछ वादे हैं, नौकरियों में महिलाओं को रिजर्वेशन के लिए वादे, दुनिया भर के कांग्रेस की तरफ से। ऐसे बीजेपी भी बहुत सारी बातें कर रही है। लेकिन वो क्या मुद्दे हैं जो मुद्दे इस चुनाव की दिशा या नतीजा तय कर रहे हैं, जो आपने समझा? फिर मैं कुछ शेयर करूंगा, लेकिन पहले आपसे।
ये जो हम सबकी गलतफ़हमी रहती है कि चुनाव जो हैं, चुनाव से कुछ महीने पहले जो कुछ 4-5 महीने पहले खेल होते हैं, उससे तय होता है, ये गलतफ़हमी है। देश के लगभग आधे चुनाव ऐसे होते हैं, जो चुनाव की घोषणा से पहले सेटल हो चुके होते हैं और ये हरियाणा का चुनाव उसमें है। मुद्दे हैं और मैं 3 मुद्दों का ज़िक्र करूँगा, लेकिन उससे पहले 2 बिल्कुल बुनियादी बात याद रखें। पहला ये कि हरियाणा की बीजेपी की जो दूसरी सरकार बनी 2019 में, वो पहले दिन ही धोखे से बनी हुई सरकार थी। तो सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनने के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद शुरू होती है। ये सरकार है जिसकी पैदाइश से ही इसकी एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई थी। पहले ही नहीं, पहली खट्टर जी की सरकार एक लोकप्रिय सरकार थी। उसने कुछ काम किए, उसके आधार पे जन लोकप्रियता हासिल भी की। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली। बीजेपी को जनादेश नहीं मिला। और जिस पार्टी ने बीजेपी की हर चीज की आलोचना करके सीटें हासिल की, जेजेपी, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, वो अचानक पलटा मार के उनका पार्टनर बन गई। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है आज की 2 महीना पहले, 5 महीना पहले की नहीं है। 5 साल से ये सरकार शुरुआत से ही धोखाधड़ी की सरकार कहलाई, नंबर 1 बात। नंबर 2, जब किसान आंदोलन हुआ, जिसके गवाह आपसे बेहतर कौन हो सकते हैं। किसान आंदोलन ने हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा पूरी तरह से मोड़ दी और किसान आंदोलन के बाद जो लोग हरियाणा की राजनीति समझते हैं, उन लोगों ने किसान आंदोलन के बाद से कहना शुरू कर दिया था कि भाई बीजेपी तो गई। जिस आंदोलन को हरियाणा के गांव-गांव में जिसकी आरती उतर रही हो, उसको वहाँ की रूलिंग पार्टी आतंकवादी, खालिस्तानी, ये वो पता नहीं क्या गालियाँ दे रही थी। तो इतना अगर आप थूकेंगे तो थूक तो आपके मुँह पे आके गिरेगा ही गिरेगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक था। तो हरियाणा में एक मायने में इस चुनाव का बुनियादी फैसला आज से 2-3 साल पहले हो चुका था, जो किसान आंदोलन के बाद हो चुका था। अ, और तीसरा, जब बीजेपी ने खट्टर जी को रिप्लेस किया, तो बीजेपी ने खुद मान लिया कि भई हमारे पास कुछ दिखाने को नहीं है। खट्टर जी के पहले राज में उनके पास 1-2 अचीवमेंट थी दिखाने को, खास तौर पे नौकरी के सवाल पे। लेकिन दूसरे राज में अहंकार था, जनता के प्रति उपेक्षा थी और एक बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक किस्म का शासन था, जो कम से कम हरियाणा जैसे प्रदेश में नहीं चल सकता है। जिस सब के चलते अलोकप्रिय थे। अंत में बीजेपी ने उसको स्वीकार किया, सैनी जी को लेके आए और ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सैनी जी ने आने के बाद कोई बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। कम से कम खट्टर जी से बेहतर काम ही किए हैं उन्होंने। लेकिन तब तक खेल हाथ से फिसल चुका था। 3 बातों का मैं ज़िक्र करूँगा हरियाणा के मुहावरे में जो आमतौर पे कहते हैं, जवान, किसान, पहलवान। जवान का 2 मतलब है, पहला बेरोजगारी और दूसरा अग्निवीर। याद रखिए हरियाणा छोटा-सा प्रदेश है, देश की आबादी में 2 ढाई प्रतिशत है, लेकिन देश की फौज में 10% के करीब रहा है। और अग्निवीर स्कीम का सीधा असर यहाँ खास तौर पे जिन इलाकों में मैं हूँ दक्षिण हरियाणा में, बहुत बड़ा असर पड़ा है इन इलाकों में, जहाँ पहले साल में 4,500-5 हज़ार रिक्रूटमेंट होते थे और परमानेंट, वहाँ संख्या भी घट गई, 4,500-5 हज़ार से घट के कोई डेढ़ 2 हज़ार के करीब और 22 साल की नौकरी या 18 साल की नौकरी के बजाय 4 साल की ठेके की नौकरी, जिसका बहुत गहरा असर पड़ा यहाँ के इस इलाके के युवाओं पे। किसान का सवाल, किसान आंदोलन में उठा, 3 के 7 कानूनों के बारे में उठा, लेकिन वो सवाल लगातार जारी है। आप वहाँ पे घूम रहे होंगे, आप जहाँ पे भी हैं, हिसार में हैं, बाहर जाके आप धान की फसल के बारे में आज का पूछ लीजिए। आज हरियाणा में धान की फसल 1800-1900 रुपए पे बिक रही है, जबकि उसका सरकार की तरफ से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2320 रुपए है। और सरकार हर साल की तरह कह रही है, नहीं नहीं इतना जल्दी नहीं खरीदेंगे, हाँ ठीक है चलो 1 तारीख से, अब कल 1 तारीख का नाम लिया है। मतलब जब किसान मजबूरी में अपनी फसल बेच चुका होगा, उसके बाद सरकार खरीद शुरू करेगी। इस तरह का मुद्दा हो, खाद की उपलब्धता का मुद्दा हो, बीज की गुणवत्ता का मुद्दा हो, खाद की गुणवत्ता का भी जो मुद्दा है, इन सब से किसान परेशान है, तो किसान का मुद्दा है। और पहलवान का मुद्दा, ये जो महिला पहलवानों पर यौन शोषण का जो आरोप लगा और इसके बारे में सरकार ने जो निष्ठुरता दिखाई और बीजेपी का जो चेहरा आया, इसे हरियाणा ने अपने व्यक्तिगत सम्मान पर हमले की तरह देखा
और उसके चलते यहाँ पे बहुत गहरा आक्रोश जनता में आया। दिनेश फोगाट कैंडिडेट के रूप में आ गई है, वो एक एडिशनल बात है। लेकिन उससे पहले भी इन सब चीज़ों ने तो एक तरह से जो महिलाओं का प्रोटेस्ट था, महिला किसानों का, महिला पहलवानों का, वो एक मायने में किसान आंदोलन की कंटिन्यूटी की तरह हरियाणा में देखा गया कि हमारे समाज के साथ, हमारे समुदाय के साथ ये बार-बार काम होते हैं। तो इन 3 चीज़ों की वजह से इसके अलावा दूसरे मुद्दे हैं, ड्रग का मुद्दा है हरियाणा में। हरियाणा में जो एक ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग जिसको मैंने कहा, यहाँ पे सरकार एक नई स्कीम लेके आई कि आपकी फैमिली आईडी होनी होगी। अब आधार आईडी पूरे देश में है। हरियाणा सरकार ने कहा आपकी फैमिली आईडी होगी, तो परिवार के हर व्यक्ति के आधार कार्ड उससे जुड़ेगा। कौन से परिवार के लोग हैं, उनकी इनकम, उनकी लैंड सब रिकॉर्ड जुड़ेंगे और जैसा आमतौर पे होता है, ये सब रिकॉर्ड जुड़ नहीं पाते हैं। और तो और ये स्कीम चलिए आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन सरकार ने इसको शर्त बना दिया तमाम तरह की स्कीमों के लिए। अब लोग परेशान हैं, यहाँ से उधर घूम रहे हैं, जवाब मिलता नहीं है। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिससे स्थिति बद से बदतर होती गई है। लेकिन सही मायने में कहें तो ये चुनाव 2 साल पहले मेरे विचार से तो तय हो चुका था। उसके बाद से स्थिति थोड़ा-सा और बदतर ही हुई। मैं आपकी बात से सहमत हूँ योगेंद्र यादव जी। सही आपने अच्छा पॉइंट आपने दिया कि 5 साल पहले जब 2019 में चुनाव हुए, 5 साल के बाद ही सरकार आई तो कैसे आई 40 सीटों वाली सरकार जब अटकी बहुमत से 6 सीटें कम तो जेजेपी जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी उसी जेजेपी ने समर्थन दिया। जेजेपी जिसके पास 10 सीटें थी, उस 10 सीटों वाली पार्टी के नेता को डिप्टी सीएम बनाया, बदले में उनको 11 मंत्रालय दिए। उन्हें 11 मंत्रालय में 5-6 मलाईदार मंत्रालय थे और वो कैसे सरकार चली और कैसे दुष्यंत को लोकसभा चुनाव के पहले दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया गया और उसके बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में 10 में से आधी पर रह गई। हरियाणा की 10 सीटों में से आधी सीटें बीजेपी हार गई। वोट शेयर कांग्रेस का जबरदस्त इजाफा हुआ। वो एक सही आपने कहा किसान आंदोलन ने एक पटकथा लिख दी थी कि हरियाणा में क्या होने वाला। और मैं जहां हरियाणा में घूम रहा हूं, जैसे मैं जींद गया, मैं रोहतक गया, मैं सिरसा में हूं अभी, मैं हिसार गया और आसपास के बेल्ट में गया। ये किसानी का बड़ा मजबूत बेल्ट है और उस मैं ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि इसमें बहुत जगह वो 40% 50% जाट बिरादरी के भी लोग हैं। किसानी से जुड़े तमाम लोग तो आंदोलन में थे, लेकिन इस समाज के लोगों की भी मजबूत नुमाइंदगी वहां टिकरी सिंघू बॉर्डर पर थी। तो एक पूरा बेल्ट जहां किसानी के लिए जो पूरा बेल्ट जाना जाता है, उस पूरे बेल्ट में बीजेपी को लेकर जो नाराजगी मैंने देखी है गांव-गांव में और बीजेपी से ज्यादा दुष्यंत का नाम लेके ही चिढ़ जाते हैं, कह रहे हो छोड़ो गद्दार है उसका तो नाम ही मत लो। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। और दूसरी बात कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। नायब सिंह सैनी की मुखालफत लोग उस तरह से ना करें भले, क्योंकि उनको परफॉर्म करने या अंडर परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला 6 महीने में। 9.5 साल का जो सैनिक सॉरी खट्टर का बैगेज है, खट्टर का जो तरीका था, ट्रीटमेंट था, लोगों के साथ सलूक था। अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ खट्टर का कुछ दिन पहले का है, जिसमें वो कह रहे हैं जो शंभू बॉर्डर और वहां जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, उस तरफ जो लोग बैठे हैं वो किसानों के भेष में पता नहीं क्या है। तो ये उनके बयान समय समय पर खट्टर के आते रहे, जिसमें किसानों प्लस जब किसान चले थे और जिस ढंग से उन पर टियर गैस, आंसू गोले और बल प्रयोग हुआ, ये एक किसानों के भीतर मैं अगर कहूं ना गुस्सा जमा हुआ था 2021 से 22 के आखिरी महीने से, और वो गुस्सा जो 13 महीने चला, जो अभी भी है, उस गुस्से का मैं कहूं प्रस्फुटन इस आंदोलन में ईवीएम बटन दबाते वक्त दिखेगा, अगर मैं सही करूं। और मैं इसी इलाके में घूम रहा हूं, इसलिए मैं इसी इलाके की बात कर सकता हूं योगेंद्र यादव। एकदम सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये जो सत्ता का और समाज का संबंध तो किसान आंदोलन के बाद टूट गया था। तब तक एक जो लेजिटिमेसी होती है सत्ता की, देखिए दुष्यंत चौटाला आफ्टर ऑल इसी समाज का सपोर्ट लेके आए थे। जाट समुदाय की तरफ से, जमींदार किसान समाज की तरफ से दुष्यंत चौटाला को एक समर्थन मिला जिसकी वजह से वो 10 सीट हासिल कर पाए, जिसकी वजह से वो सत्ता का दावेदार बन पाए। लेकिन जब उन्होंने उसी कुर्सी पे बैठ के किसान आंदोलन का विरोध करना शुरू किया, तो पूरे समाज ने मतलब जिसे कहते हैं ना थू-थू की इसके ऊपर। और जिस तरह से बीजेपी का रवैया था, आप तो देख रहे थे, हर रोज़ गालियाँ देते थे। हर तीसरे दिन कोई एक नए आदमी को पकड़ के लाते थे, जिसको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता था और कहते थे, हरियाणा का सच्चा किसान नेता ये है, ये बताएगा तीनों कानून कितने अच्छे हैं। सब कुछ कर-करा के कर लिया। तो तब से ही सत्ता और समाज का संबंध टूट गया था।
बीजेपी के पास ले दे के एक हथियार फिर बचा था और वो हथियार था 35-1, यानी कि पूरे हरियाणा को जाट बिरादरी के खिलाफ खड़ा किया जाए। बीजेपी की बाकी बातों को लोग नोटिस करते हैं। हिंदू मुसलमान की द्वेष का खेल बीजेपी का नोटिस होता है, उस पे टिप्पणी होती है। लेकिन बीजेपी जातीय विद्वेष के जो खेल खेलती है उसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। हरियाणा में पिछले 5-7 साल से जब से जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, उसके बाद से बीजेपी ने जिस नंगे तरीके से पूरे प्रदेश को एक बनाम 35 हरियाणा की जो 36 बिरादरी समझी जाती हैं, उन 36 में से एक के खिलाफ 35 को खड़ा करने का काम जितना खुले तरीके से बेशर्मी से किया है, वो कार्ड अब बीजेपी के पास बचा था। इसके ऊपर टिप्पणी बहुत कम होती है, देश में बहुत कम लोग जानते हैं। जहां जाट के खिलाफ और जमुना पार करने के बाद यादव के खिलाफ, है ना? और यहाँ हरियाणा के यादव को बताया जाता है कि न न न जाटों ने सब कुछ कर दिया और उधर जाके बताया जाता है जाटों को कि यादवों ने गड़बड़ कर दी है। ये सब बिल्कुल स्टैंडर्ड से खेल है। लेकिन वो खेल भी अब अपनी सीमा पे पहुंच चुका है। वो खेल एक हद से फालतू चला नहीं। इसका हमने लोकसभा चुनाव में देखा। लोकसभा चुनाव में केवल जाट वोट नहीं मिला कांग्रेस को, दलित वोट मिला, दूसरे इलाकों का वोट मिला। और आज जो हो रहा है, जिस इलाके में आप बैठे हैं, इसको कभी-कभी देशवाल भी कहते हैं। बाहर के बा, पत्रकार बा, जाते हैं तो बागड़ भी कहते हैं बोलते हैं, बागड़ बिल। बागड़, हाँ, इस तरफ जो जो अपना हिसार सिरसा वाला इलाका है, इसको हाँ, बागड़ हाँ। बोल दिया जाएगा। हम्म, लेकिन बाहर के पत्रकार जाते हैं तो इसको जाटलैंड भी बोल देते हैं, है ना? बिल्कुल किसी बिल्कुल। जाति समुदाय रोहतक, से झज्जर सब जी, इस एक ही पूरे नेचर इलाके है को सब। हम्म, बोला जाता है क्योंकि जाट समुदाय की यहाँ पे संख्या के लिहाज से काफ़ी उपस्थिति है। लेकिन कांग्रेस केवल यहाँ नहीं जीती, कांग्रेस को केवल जाट समुदाय में सपोर्ट नहीं मिला, कांग्रेस को दलित समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा दोबारा हासिल हुआ है। और जब ये सब मुद्दे होते हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बेरोजगारी का सवाल है, करप्शन का सवाल है, ड्रग्स का सवाल है और प्रशासनिक ब्यूरोक्रेटाइजेशन का सवाल है, वो समाज के हर समुदाय को प्रभावित करता है। तो ये ज़रूर है कि जाट समुदाय ज़्यादा लामबंद है कांग्रेस के पक्ष में। हालाँकि हो सकता है लोकसभा चुनाव से 2 सूट कम हो। लेकिन साथ में दलित समाज भी है और बाकी तमाम समुदायों में भी ये फीलिंग है कि भाई ये बहुत हो गया, 10 साल बहुत हो गए। और अब तो इन सब चीज़ों के अलावा एक आखिर में फैक्टर आ जाता है चुनाव से 4 दिन पहले कि भाई जीत कौन रहा है, वोट हम्म, वेस्ट नहीं करना। और वो अब हम्म। हरियाणा के बिल्कुल साधारण से साधारण व्यक्ति को है कि भाई इस बार तो कांग्रेस आ रही है। तो हाँ। उससे जो है वो एक आखिर की भेड़चाल और शुरू हो जाती है। तो ये जैसे सब मिलके जी, इसका असर हो रहा जै, है कांग्रेस पे। जी। जैसे मैंने देखा बहुत जगह, रोहतक से लेकर पूरे इलाके में, कि बहुत बार लोग कहते हैं पलटना चाहते हैं, बहुत हो गया, हमने बीजेपी को वोट दिया था, हम बीजेपी के वोटर थे, 10 साल हो गया, बहुत हो गया, सब देख लिया। वो बेरोजगारी से लेके हर चीज वो बताने लगते हैं, नाउमीदी दरअसल। तो उस नाउमीदी की वजह से लगता है अब हो गया 10 साल, अब पलट के देखेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो, हुड्डा ने 10 साल ऐसा क्या किया था जो आप पलट के देखना चाहते? तो कहते हैं कि फिर इनको भी पलट देंगे अगर 5 साल ये नहीं करेंगे तो। लेकिन मुझे लगता है बहुत इन्होंने किया, कोई काम नहीं किया। और एक चीज और, उसके बाद अगले सवाल पर आता हूं, क्योंकि दर्शकों की जिज्ञासा अभी भी उसमें होगी कि नतीजे क्या आने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पहली योजना बोलते हैं, मैं हरियाणा में ही जाना कि हाँ, फर्स्ट टर्म को योजना बोलते, बोले पहली योजना थोड़ी ठीक ठाक थी, उसमें कुछ नौकरियां भी मिली। दूसरी योजना में तो कुछ नहीं हुआ, खाली लठ बजाए, किसानों पे बजाए, कर्मचारियों पे बजाए, सरपंचों पे बजाए, महिलाओं, ऐसी लंबी लिस्ट बता देते हैं कि किस किस पर खट्टर ने लठ बजाए। तो दूसरा टेन्योर, ये बैगेज बीजेपी के लिए बड़ा हुआ। और मैं अगले सवाल से पहले एक छोटी सी, जब मैं अगर बहुत ज्यादा 90 कंस्टिट्यूंसी के डिटेलिंग में ना जाऊं, तो भी एक बेसिक पैरामीटर लूं अगर, योगेंद्र जी, जिस योजना को हरियाणा के लोग कहते हैं अच्छी योजना, मतलब अच्छा 5 साल था, तब अगर बीजेपी को 40 सीटें मिली, जब मोदी के लिए उतना ये नहीं हुआ था, मोदी का जो आकर्षण उतना कम नहीं हुआ था, क्योंकि 10 सीटें 4 महीने पहले लोकसभा में 19 में जीत गई थी। तब अगर 40 पर बीजेपी अटक गई, तो अब मोदी लोकसभा में आधे हो गए, 10 से 5। 5 साल का ये टेन्योर बैगेज है, नाकामियों की लंबी लिस्ट है, किसान जवान पहलवान आपने का। तो अब बीजेपी को कहां देखते हैं? अब मैं सीधा सवाल यहां आऊं तो। आपने बहुत अच्छा समीकरण समझा दिया है कि भाई जब 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हरियाणा के 90 विधानसभा हलकों में से लगभग 80 ना मेरे ख्याल में 79 में बढ़त हासिल हुई थी और 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव आते-आते 79 से घट के केवल 40 पे बीजेपी आ गई। तो इस बार
जब लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को केवल 42 हलकों में लीड हासिल हुई है, तो जब 89 से 40 पे आ गए तो 42 से कहाँ पे जाएँगे, अब आप इसका अनुमान लगा लीजिए। ये तो ख़ैर कक्षा 6 वाला गणित हो गया। लेकिन एक बेसिक आपको आइडिया इससे मिलता है कि इस वक़्त लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस मोटा तौर पे वोट की दृष्टि से बराबर थे, सीट की दृष्टि से बराबर थे। उसके बाद से बीजेपी का वोट और घटा है। ऐसा नहीं कि नायब सिंह सैनी कोई बहुत अनपॉपुलर हैं, खट्टर जी से थोड़ा ज़्यादा ही पॉपुलर हैं, कम से कम खट्टर जी जितने अनपॉपुलर हैं, उतने अनपॉपुलर नहीं है नायब सिंह सैनी। और ये भी नहीं है कि उसके बाद से बीजेपी ने कुछ बहुत बड़ी ऐसी गलतियाँ कर दी हैं, स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो रफू मगर करने में ही लोगों लगे हैं ने वो। हाँ, वो अपना रफू कर रहे हैं, तमाम उनके भी कांग्रेस के झगड़े सामने हैं, तो बीजेपी के भी झगड़े शामिल हैं। लेकिन कुल मिला के ये और ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया हो उसके बाद से। बस लोगों ने मन बना रखा है कि भई अब बदलने की बारी है। और जब जनता मन बना लेती है तो उसका असर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक बात मैं आपको कहूँगा, ये पिछले 30 साल से मैं चुनावी आँधियाँ देख रहा हूँ, लहर, आँधी देख रहा हूँ और एक बार हमेशा होती है अजीत भाई। हमेशा इसको रिट्रोस्पेक्टिव में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। जब परिणाम आ जाता है, तब लोग कहते हैं, "हाँ, ये तो दिख ही रहा था यार, मैंने भी तुम्हें उस दिन इशारा किया था ना कि ये भी हो सकता है।" चुनाव से पहले सब लोग बड़ा संभल-संभल के कहते हैं, ये हो सकता है, किंतु, परंतु, ये भी, वो भी संभावना है, ये भी हो सकता है। और बाद में कहते हैं अपनी सबसे अधिक वाली संभावना को बताते हुए कहते हैं कि देखो मैंने उस दिन कहा था ना। ये वाला खेल हमेशा होता है क्योंकि जब ये ज़मीन पे स्पष्ट हो जाता है कि कोई एक पार्टी आगे है, तो फिर वो अक्सर आम तौर पे मैंने देखा है इतना आगे निकल जाती है जितनी हम अपेक्षा नहीं करते। जो वोट हुँ। का आंकड़ा है वो सीट में बदलते-बदलते बहुत दूसरा एक अलग स्वरूप ले लेता है। आपने सीधा मुझसे पूछा क्या होगा? मैं इस बुनियादी कॉमन सेंस को एक सिंपल से मुहावरे में कहता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं ना चुनाव में क्या-क्या संभावना है। ये जो मैंने कहा सीटों की भविष्यवाणी तो मैं ना करता हूँ, ना मैं करूँगा। भविष्यवाणी के तौर पे एक मोटे तौर पे समझदारी के तौर पे मैं यही कहता हूँ कि देखो, अगर आपको मोटी बात ये है कांग्रेस आगे है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगर कोई बहुत अनहोनी ना हो जाए, अगर कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना ना हो जाए या अगर आप और मेरे जैसे लोग बिल्कुल ही किसी भ्रम की दुनिया में सपने में ही ना घूम रहे हों, तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसके अंदर ज़्यादा जलेबी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत घुमा-फिरा के कहने की ज़रूरत नहीं है। संभावनाएँ 3 हैं, संभावना चूँकि लोग पूछते हैं तो मैंने एक मुहावरे में बाँध दिया और कहा कि देखिए 3 संभावनाएँ हैं। या तो कांग्रेस की हवा चल रही है तो 50-55 के करीब सीट आ जाएँगी, या चल रही है कांग्रेस की आंधी, आंधी होगी तो भाई 60-65 सीट आ जाएँगी। और या हो सकता है ये सुनामी हो, अगर सुनामी हुई तो 70-75 या उससे भी पार। अब इन 3 में से क्या है इस पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता, ये भविष्यवाणी के खेल में मेरे को दिलचस्पी नहीं है। जब थी तब आपने और मैंने मिलके किया और अच्छा हुआ कि देश के सामने हमने ईमानदारी से तस्वीर रखी। अब जबकि हर कोई सड़क पे मान रहा है कि ये हो रहा है, तो ये फोर स्पष्ट है कि हरियाणा में चुनाव एक तरफ़ा है। अब इसका एग्ज़ैक्ट परिणाम क्या निकलेगा, ये अगले 2-4 दिन में पता लग जाएगा। मोटे तौर पे 90 में से हरियाणा में 10 एक सीट छोटी पार्टियों को इंडिपेंडेंट, रेबल्स इत्यादि को मिलने की संभावना रहती है। बच गई 80 सीट। तो अगर कांग्रेस 50-55 लेती है तो समझिए बीजेपी 20-25 और अगर आप कांग्रेस 60-65 पार कर जाती है तो अब आप देख लीजिए बीजेपी के लिए कितनी सीट बचती हैं। वही ब्रॉड रेंज हम देख रहे हैं। इस बात को बहुत घुमा-फिरा के तकनीकी भाषा में भी कहा जा सकता है और इसी बात को एक सिंपल सी राजनीतिक भाषा में भी कहा जा सकता है। 1 मिनट फ्रीज हुआ फ्रेम आपका एक बार चेक करेंगे क्या? थोड़ा फ्रेम फ्रीज दिख रहा है मुझे। जी। आपका वीडियो हाँ जी, अब ठीक है। तो माफ करें दर्शकों को थोड़ा फ्रीज हुआ। अब जैसे एक बात आपने सिग्निफिकेंट कही और आप 4-5 दिन से ये हवा, आंधी और सुनामी कह रहे हैं। लेकिन जब सुनामी कह के आप 70 और उससे पार करते हैं कहते हैं मतलब 3 जो विकल्प ऑप्शन है। तो 2005 में जब कांग्रेस आई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी थी, तो उस समय 67 सीटें आई थी कांग्रेस को। उसके बाद कांग्रेस अगले चुनाव में 40 पर आ गई और उसके बाद फिर 15 पर आ गई जब सत्ता से बाहर हुई और ये सारे आंकड़े हम जानते हैं। तो मैं भी जितना घूम रहा हूं, ये साफ-साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की
एज है और काफी ठीक ठाक एज है कांग्रेस का। और मैं जैसे यूपी में भी हम लोग बात कर रहे थे, कांग्रेस जितना लड़ रही है उससे मुझे लगता है जनता लड़ रही है। उनके लॉजिक, उनके तर्क में जो इतना मैनिफेस्टो हमारे सामने बीजेपी कांग्रेस दोनों का पड़ा हुआ है, इन सब पर कोई बात नहीं कर रहा है कि ये कांग्रेस क्या देगी, बीजेपी क्या देगी। ये कहीं दरअसल हम लोग कई बार बात करते हैं कि मैनिफेस्टो कागजी रह जाता है, जनता माइंड बना चुकी होती है, जो आप सही कह रहे हैं। मैनिफेस्टो से पहले, मैनिफेस्टो तो कल आया। तो उनके दिमाग में ये जो नाकामियों की लंबी लिस्ट है और उस लंबी लिस्ट में नाराजगियों की लंबी लिस्ट है, और उसमें मैं एक एक वोटर ने मुझे कहा, हरियाणवी शब्द कहा, छक गए। हाँ, मैंने कहा क्यों? बोला हम बीजेपी को वोट दिया अब छक गए, मतलब जिसको कहते हैं मतलब ऊब गए। तो ये जो उबन है, ये उबन जनता के आक्रोश का रूप ले रही है कि अब इनको हटाना है। तो इसमें जाहिर है ऐसे नतीजे आए हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल आपसे आपके विश्लेषण के नजरिए से समझूंगा, क्योंकि आप उस इलाके में हैं योगेंद्र जी, वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर शायद रेवाड़ी होगा। और बार जी। बार जब हरियाणा की बात करते हैं तो 2013 के मोदी के टेक ऑफ वाले उस वाली सभा की बात करते हैं, जिसमें जबरदस्त भीड़ जुटी थी, फौजी, सैनिक, सब पूर्व फौजी। और उसके बाद आज हम 2024 में, कल मैंने किसी ने जिक्र किया रेवाड़ी का, तो हमने कहा वो तो टेक ऑफ था, तो उसने कहा अब ये लैंडिंग है। तो ये जहां आप हैं और वहां से यहां तक के सफर में, ये अब सवाल मोदी के इर्द गिर्द इंपॉर्टेंट है कि जब 2014 में हरियाणा की सरकार बनी थी, खट्टर को कोई नहीं जानता था। मैं तो जीके के दायरे में मेरे लिए मनोहर लाल खट्टर बाहर थे, चैनल का मैं एडिटर था। अचानक आया मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री होंगे, तो बहुत गूगल सर्च करके उनके लिए 2 पैराग्राफ मिला। फिर मैंने रोहतक में 10 लोगों को फोन किया और तब उनके बारे में 20 मिनट का प्रोग्राम बना। तो इसका मतलब वो नतीजे मोदी के नाम पर आए। 10 साल हो गया, क्या ये फैक्टर भी खत्म हो गया, वो करिश्मा, चेहरा या सब चीज, भाषण जितना भी देने? वो लगभग 2024 के लोकसभा चुनाव में हो चुका था। सीएसडीएस ने एक सर्वेक्षण किया था और उस सर्वेक्षण के उन्होंने परिणाम बताए हैं कि उत्तर भारत में 2 ही राज्य थे शायद, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा हरियाणा, जहां प्रधानमंत्री की पसंद के रूप में मोदी जी और राहुल गांधी लगभग बराबर थे, शायद राहुल गांधी उनसे 1 पॉइंट आगे ही थे, है ना? जिसका मतलब है कि वो जो मोदी जी का जादू था 2019 वाला, वो तो खत्म हो लिया और उसका प्रमुख कारण किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन में जिस तरह की भूमिका और जो किसानों के मन में जो बात आ गई कि भई ये तो हमारे दुश्मन लोग हैं, ये तो रोज़ मतलब ये इसको लोगों ने किसी एक आंदोलन, किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन के विरुद्ध नहीं देखा। इसे हरियाणा के किसान ने, जमींदार ने अपने ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप की तरह देखा और उसे लगा कि ये तो नहीं हो। तो वहीं से मोदी जी का जादू उतरना शुरू हो गया। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो पूरा इलाका है, जहाँ ले देकर बीजेपी की उम्मीद बची है, अगर हरियाणा को हम मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बाँटें, एक तो वो हिस्सा है जिसका आपने ज़िक्र किया, जिसको जाटलैंड कह देते हैं, जिसमें देसवाल भी है, बागड़ भी है, सब इलाका जहाँ जाट डोमिनेटेड है। दूसरा दक्षिण हरियाणा है, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गाँव, मेवात ये इलाका है, जहाँ इस वक़्त मैं बैठा हूँ। और तीसरा जीटी रोड का इलाका बोला जाता है, जो मुख्यतः करनाल, शहरी है, जो पानीपत, अंबाला वाला जी, इलाका, जी, अम्बाला तक आप ले लीजिए, सोनीपत से लेके अम्बाला यमुनानगर कुरुक्षेत्र। तक आप देख लीजिए। तो इस सारे इलाके में शहरी लोग ज़्यादा हैं, पंजाबी लोग थोड़ा ज़्यादा हैं। बीजेपी ओरिजिनली हरियाणा में जीटी रोड की पार्टी कहलाती थी। हम्म, तो बीजेपी की अब जो उम्मीद है, वो ले दे के ये है कि भई ठीक है, उस इलाके में तो हारेंगे जहाँ आप बैठे हैं। लेकिन जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, दक्षिण हरियाणा और जीटी रोड, यहाँ पे बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, ऐसी बीजेपी की उम्मीद है। लेकिन यहाँ घूमने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, दक्षिण हरियाणा जो कि बीजेपी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग इलाका रहेगा, जिसकी वजह से बीजेपी 40 सीट भी पा पाई 2019 में, उसमें से 11 सीट दक्षिण हरियाणा से आई। वहाँ भी आज बीजेपी की हालत पतली है, वहाँ भी कम से कम आधी सीटें कांग्रेस जीत रही है। तो अगर दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की हालत पतली है, उस रेवाड़ी में जहां से नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से अपना प्रधानमंत्री का कैंपेन लॉन्च किया था, और याद रखिए वो सैनिक के मुद्दे पे था, और वही सैनिक का मुद्दा उसी रेवाड़ी के इलाके में भारी है, क्योंकि अब अग्निवीर का सवाल आ जाता है। तो इस लिहाज भाई से वही वही मोदी जी बीच का में वो सिर्फ जादू दर्शकों नहीं के लिए चल बता दूं, सकता। वही कोसली विधानसभा है जहां से इतना वोट कम मिला कि हार गए थे, ये दीपेंद्र हुड्डा, रोहतक जी लोकसभा जी सीट पे जी पड़ता है, जी वो हार जी, गए चुनाव। इस बार कोसली में एग्जैक्टली। हालांकि
मार्जिनल डिफरेंस है, बट उस कोसली में चूंकि वहां सेना की तैयारी करने वाले युवाओं की बहुत बड़ी जमात है, वो इस चुनाव में दिखा असर। जी, 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 बिल्कुल। कोसली जो कि रेवाड़ी ज़िले का है, लेकिन रोहतक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। 2019 में दीपेंद्र हुड्डा बाकी 9 जगह पे, बाकी 9 असेंबलियों में आगे थे, लेकिन खाली कोसली ने इतनी बुरी तरह हरा दिया कि दीपेंद्र हुड्डा अपना चुनाव हार गए। अब वहाँ पे बाजी पलट रही है। तो पूरे दक्षिण हरियाणा में स्थिति बदल रही है और उसको लेके, उस सब को देखते हुए आज बीजेपी के लिए ये बहुत ही कठिन चुनाव है। मैं समझता हूँ ये बात अमित शाह भी जानते हैं, ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। उनकी राजनीति से सहमति असहमति जो भी हो, वो राजनीतिक रूप से मूर्ख लोग नहीं हैं। उन्हें पता है कि क्या हो रहा है और इसलिए, और एक बात ज़रूर है कि वो आखिरी दिन तक, आखिरी बॉल तक कुछ ना कुछ तो खेलेंगे। आखिरी ओवर में छोड़ के नहीं चले जाएँगे, कुछ तो खेलेंगे। तो हो सकता है एक और कोई हिंदू-मुसलमान का खेल हो सकता है कोई और जाति का खेल खेला जाए, हो सकता है जाट गैर जाट की कुछ और कोशिश हो। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि हरियाणा उससे पार हो चुका है और वो जो मैं ज़िक्र कर रहा था ना कि आम तौर पे लोगों को जो ज़मीन पे अंतर दिखाई देता है, उससे ज़्यादा बड़ा अंतर चुनाव के परिणाम में आता है। उसकी 2 वजह है। एक तो कि ज़मीन पे हम जो देखते हैं वोटों का फासला। हमें वोटों में लगता है कि हाँ, दोनों में शायद 5-7% का ही डिफ़रेंस है। लेकिन अगर वोट में 5-7% का डिफ़रेंस होता है, तो सीट में 20-30% का डिफ़रेंस होता है। और अगर वोट में 10% का डिफ़रेंस हो जाए, तो सीट में 50% का डिफ़रेंस हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस वक़्त हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस से कम 5 से 10% वोट के बीच में पीछे चल रही है। और इससे बहुत बड़ा परिणाम आ सकता है। एग्ज़ैक्ट क्या होगा उस आंकड़े के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो केवल गणितज्ञों के रुचि का विषय है, सेफोलॉजी का गोल्ड मेडल लेने वालों का विषय कितना है। परसेंट उस बोला मेडल पीछे की चल रेस में रही है? हम हैं नहीं। योगेन जी, कितना परसेंट कहा आपने कि लगभग पीछे मैंने होगी कहा बीजेपी की कांग्रेस? कम से कम 5 से 10% आज के बीच का फासला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस वक़्त। और 5 5 से से 10% का 10%, 5 से जी। 10%। जी, जी, इतना फ़ासला है। तो हाँ। अगर 5% का फ़ासला अगर होता है, तो तो कांग्रेस शायद 50 से 60 सीट के बीच में ले जाएगी और अगर हो जाता है फ़ासला 10% का, तो निश्चित ही 60-65 पार कर जाएगी कांग्रेस, है ना? ये मोटा हुँ, गणित है, लोग आम तौर पे ये सेपोलॉजी का हिस्सा इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए जो ज़मीन पे दिखता है, उससे बहुत बड़ा चमत्कारी परिणाम आता है आम तौर पे, क्योंकि हम इस गणित को नहीं समझते हैं। और हरियाणा में वैसा ही कुछ होने की संभावना है। अब एग्ज़ैक्ट क्या होगा? 5 का 4.5 भी हो सकता है, 10 का 12 भी हो सकता है, बैठे हुए हम यहाँ पे कैसे उसका कर सकते हैं? तो बिल्कुल, उसका बिल्कुल। कयास मैं नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये वो चुनाव है जहाँ मोटी तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। वो तस्वीर झारखंड में हो सकता है स्पष्ट ना हो, जम्मू-कश्मीर में मैं गया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता वहाँ क्या स्थिति है। लेकिन हरियाणा के बारे में इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़ी तस्वीर बिल्कुल साफ है। हरियाणा एक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और वो बदलाव जिसको हरियाणा में कहते हैं भैया झूठ की राजनीति, लूट की राजनीति और फूट की राजनीति, इन तीनों का अब हरियाणा में अंत होगा। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा के लिए शुभ लक्षण है। आखिरी सवाल, चूंकि आप खाट पर बैठे हैं कहीं पेड़ के नीचे और आपको कहीं जाना भी, आखिरी सवाल उससे पहले, जैसे नशा एक बड़ा मुद्दा है। मैं सिरसा में जहां हूं, हरियाणा के 10 जिले नशे की चपेट में हैं, सिरसा टॉप पर है और गांव-गांव में घूमकर देख कर रहा हूं, बहुत त्रासद स्थिति है। एक नशा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हैं और ये अलग-अलग जगह कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से, जिले के हिसाब से वो मुद्दे चुनाव को प्रभावित करेंगे कहीं न कहीं, लोग अगर परिवर्तन चाहते हैं तो। अब आखिरी सवाल मैं सिर्फ ये कि जैसे चूंकि आप परसेंटेज की बात की, वोट शेयर की बात की और इसमें आपका लंबा तजुर्बा है, 2019 के चुनाव में जब बीजेपी को 40 सीटें मिली थी तो 36%, 36.5% बीजेपी को वोट मिले थे और कांग्रेस को जब 31 सीटें मिली थी तो लगभग 28%। लेकिन एक सिग्निफिकेंट बात थी कि उस समय लगभग 15% वोट जेजेपी को मिल गया था, जिसको 10 सीटें मिल गई थी। जो जेजेपी इस बार, जिसको कहते हैं एकदम फिनिश हो रही है, ज्यादातर लोग, बल्कि मुझे एक आदमी भी नहीं मिला, अगर ऐसा हो जाए चुनाव में तो अलग बात है, मुझे नहीं मिला जो कहे कि जेजेपी का खाता खुल रहा है। यहां तक कि दुष्यंत चौटाला जो उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं, लोग उनके बारे में बोल रहे हैं जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हर जगह ये कॉमन लोगों का नजरिया है कि जेजे, तो ये जो 14% जेजेपी को मिला, वो वोट बटेगा जहां भी जाए। तो अगर परसेंटेज के तौर पर देखते छोटी पार्टियों का, आखिरी में हम सिर्फ एक सवाल कि एक गठबंधन है इन लो और इसका बीएसपी का, बसपा एक गठबंधन, हाँ बसपा का, एक गठबंधन है दुष्यंत की पार्टी का आजाद समाज पार्टी। इन्होंने भी सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए गठबंधन। इनका क्या भविष्य दिखता है इस चुनाव चुनाव में?
देखिए पिछले चुनाव में जैसा आपने बताया कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों को कोई 65% के करीब वोट आया था। बड़ी बड़ी दोनों पार्टियों को। मैं बिल्कुल। समझता हूँ इस बार दोनों का कंबाइंड वोट लगभग 80% के करीब जरूर चला जाएगा। चूंकि बाकी सब पार्टियां बहुत नीचे जा रही हैं। जजपा इस वक्त हरियाणा में आपने बिल्कुल ठीक कहा डूबता हुआ जहाज है, उसके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं। और चंद्रशेखर रावण को ढूंढ घूम फिर के कैसे डूबता हुआ जहाज मिला ये तो उनसे ही पूछना चाहिए। उससे बेहतर स्थिति इनेलो की है। इनेलो जो जजपा से नाराज है लेकिन कांग्रेस में नहीं जा सकता, वो घूम फिर के इनेलो में जाएगा। तो इनेलो का कुछ वोट है वहाँ, लेकिन बसपा जो है हरियाणा में बहुत हर चुनाव में छोटी और छोटी होती हुई पार्टी है। उसकी क्षमता इस वक्त दलित वोटों में सेंध मारने की बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी इनेलो और बसपा कुछ सीटों में तो 5-10 हज़ार वोट ज़रूर लेंगे। तीसरा बच जाता है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की अपनी स्थिति हरियाणा में ऐसी नहीं है कि वो पार्टी के दम पे किसी सीट पे 5-10 हज़ार वोट ले सके। कैंडिडेट कहीं अपने दम पे कुछ ले आए तो बात अलग है। लेकिन पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है इस बार पहले से ये बदलाव आएगा। अ, बीजेपी कोई 35% वोट के करीब कहीं होगी, 2-4% 2-1% ऊपर-नीचे। तो बीजेपी 35 से ऊपर जाती दिखाई नहीं दे रही और कांग्रेस 40 से नीचे आती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैं वोट प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, है ना? और अगर दोनों में 5-7% का फासला रहता है, तो सामान्यतः एक चुनाव के अंदर वो पर्याप्त होता है किसी पार्टी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सी जीत जीतने की। इस वक्त ये स्थिति है। बाकी जैसा मैंने कहा एग्जैक्ट भविष्यवाणी का ना तो कोई पर्पस है, ना मेरे लिए कोई इसका विशेष आकर्षण इस वक्त है। मोटी तस्वीर स्पष्ट है और जो आपने बिल्कुल सही बात कही, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ बहुत शानदार काम किया हो। बस पब्लिक ने मन बना लिया है कि भाई बीजेपी से तो अक लिए, छिक लिए जैसे हमारे कहते हैं ना, बस भाई इनसे तो हो गई, तौबा कर ली इनसे तो अब। तो वो इस वक्त पब्लिक का मूड है, जो हरियाणा में दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया